हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 29। ये चैप्टर 29 जो है सोशोलॉजी का है, यानी समाजशास्त्र का है, जिसमें हम आज करेंगे भारत की मुख्य सामाजिक समस्याएं। यानी भारत की मुख्य समाज समस्याएं जो है बहुत बड़ी जटिल है। ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, इवन कि जो सीबीएसई में पढ़ते हैं और जिन्होंने सोशोलॉजी ले रखा है, ठीक है, जिनका एनसीईआरटी बुक है, अगर उनमें भारत की मुख्य सामाजिक समस्या है तो ये चैप्टर उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। इस चैप्टर में जो है हम करेंगे भारत की मुख्य समाज समस्याओं के जो है विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता, जो आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा जो आज चैप्टर जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम भारत की जो है समाज समस्याओं के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि भारत में साक्षरता की स्थिति, यानी भारत में अगर समस्या देखा जाए तो साक्षरता दर की है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, जहाँ पर कहते हैं बहुत से जो व्यक्ति है वो अशिक्षित है। यानी देखा जाए तो आप अपने जो है बैंकों में, डाकघरों में तथा मतदान के समय अपने दस्तक की जगह अंगूठा की छाप लगाते हुए जरूर देखे होंगे लोगों को। आखिर ये व्यक्ति क्यों अंगूठा लगाते हैं, कभी आपने सोचा है? हाँ, आपने यह भी देखा होगा कि लोग अपनी चिट्ठी पढ़ने या संदेश लिखवाने के लिए दूसरे से निवेदन करते हुए देखा जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसका सामान्य कारण यही होता है कि ये लोग जो है साक्षर नहीं होते हैं, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है। ऐसे लोग एक जगह से जो है एक तरह से विकलांग होते हैं। यानी देखा जाए तो ये पढ़ाई लिखाई के रिगार्डिंग वो बिल्कुल ही विकलांग होते हैं, उन्हें जो है लिखना पढ़ना नहीं आता है। ऐसे लोग एक तरह से विकलांग के रूप में देखे जाते हैं। आधुनिक समाज में निरक्षरता एक प्रकार की अभिश्राप है, क्योंकि आपको पता है कि आज हम जहाँ आधुनिक युग में हैं, जहाँ पर हर व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना चाहिए, अगर ऐसे में कोई व्यक्ति अनपढ़ रह जाता है तो इसका मतलब जो है उसको जो है विकलांग भी है और उसको श्रापित ने घेर रखा है। यह अज्ञानता की ओर ले जाता है और इसे अंधविश्वास भी पनपता है, एवं व्यक्ति जो है गलत विचारों और कार्य का शिकार हो जाता है। तो कह सकते हैं कि भारत में साक्षरता की जो स्थिति है बहुत दयनीय है, और इसमें अलग बात नहीं कि इसमें अंधविश्वास में पनपना और व्यक्ति गलत विचारों पर चलना उनके लिए आम हो जाता है। इससे क्या होता है कि अगर वो अज्ञानी होते हैं, ज्ञान उनके पास नहीं होता है और वो जो है पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो कोई भी अपने मतव्य के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो अच्छे कार्य हो चाहे बुरे कार्य हो। क्योंकि अच्छे कार्य हम तब जान पाएंगे जब हम शिक्षित होंगे। जब हमें शिक्षा ही नहीं मिली रही होगी तो हम तो एक मशीन की तरह होंगे, जैसे मशीन में हम आदेश देंगे वैसा ही वो कार्य होगा। तो अनपढ़ व्यक्ति एक तरह से मशीन के समान हो जाते हैं, जिसका जो है उपयोग किया जा सकता है, उनका उपयोग जो है वास्तविकता नहीं रह जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके आपको पढ़ना चाहिए और टॉपिक को समझना चाहिए, और उसमें जो शब्द है, जो ज्ञान है, उसको ग्रहण सदैव करना चाहिए। दूसरी ओर साक्षरता लिखना पढ़ना सिखाती है और आदमी को सही व्यवहार की ओर ले जाती है। साक्षरता का अर्थ पढ़ने या लिखने की योग्यता या भाषा को समझने की है। अशिक्षा यह सब करने की क्षमता नहीं होती है। यानी देखा जाए तो अशिक्षित व्यक्ति जो होते हैं सब करने के, उनमें कोई भी योग्यता नहीं होता है। साक्षरता का अर्थ ही होता है पढ़ना लिखने से होता है। कहते हैं साक्षरता लोगों की शिक्षा और विकास की ओर ले जाता है तथा अच्छे जीवन के लिए
उन्हें कौशल देती है। वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते उनमें अपनी अधिकार और कर्तव्य की जानकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए उनको पास जो है कर्तव्य और अधिकार का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। उन्हें स्वस्थ व्यवहार नहीं आता और जिन अंधविश्वासों से वो बंधे होते हैं उनके जो है बारे में उन्हें जानकारी भी नहीं होता है। ऐसे लोग नई पीढ़ियों के लिए एक मॉडल का काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिन्हें शिक्षा नए रास्तों को विकल्प नहीं देती है। शिक्षा प्राप्त करने से लोगों को वैज्ञानिक कुशलता और अपने काम को ढंग से करने की क्षमता प्राप्त होती है। शिक्षा प्राप्त करने से नए कार्यों को भी किया जा सकता है और अपने परिवार के जीवन गुणवत्ता में भी बढ़ाया जा सकता है। यानी देखा जाए तो शिक्षा आज के समय में व्यक्तियों के लिए अमृत के समान है। जो व्यक्ति अमृत जैसे शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं वो समझिए कि ज़िंदगी में उनके जैसा दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति कोई भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा आज के समय में शिक्षा का जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्व है। कहते हैं अगर आप शिक्षित नहीं रहोगे तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। आपको लगेगा कि वो सही मानने में आपके लिए ही कार्य कर रहा है, लेकिन वो आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है। तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप अपनी जो है कसौटी का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकते हो और उस व्यक्ति के जो है महत्वाकांक्षाओं को समझ सकते हो। कहते हैं सन 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश के 65% लोग साक्षर थे, अर्थात 35% नागरिक अभी भी अशिक्षित है। कहते 54% महिलाएं साक्षर की तुलना में जो है पुरुषों की प्रतिशत 76% थी। आंकड़े से साफ देखा जा सकता है कि अगर देखा जाए तो 1951 में व्यक्तियों की जो संख्या थी वो 16% थी, ठीक है, और पुरुषों में 24% थी और महिलाओं में 7% ही शिक्षा दर थी। अगर 2001 में देखा जाए तो 65% है और पुरुषों में 75% है और महिला में 54% है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप प्रतिशत अब देखिएगा तो बेसिकली यहाँ पर जो है 65% दिखाया गया है, लेकिन अगर वास्तविकता में जानिएगा समझिएगा तो आपको पता लगेगा कि इससे भी कम है साक्षरता दर। सरकार बेशकली कहती है कि साक्षरता दर बढ़ गई है, लेकिन मेरे विश्वास में ये बात कहीं हद तक जो है झूठ साबित हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे सरकार ने पहले ही 8वीं क्लास तक बच्चों को जो है पास करने का प्रावधान कर दिया है, जिसकी वजह से बच्चे जो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं फिर भी वो 8वीं क्लास पढ़ ही लेते हैं और उनके जो है जीवन से 8वीं क्लास जुड़ जाती है। तो उसको सरकार क्या कह रही है, साक्षर हो चुके हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो उनमें साक्षरता का कोई भी गुण विद्यमान नहीं होता है। चाहे आप उसको कुछ पढ़ने के भी लिए दोगे तो भी नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ लिखने के लिए दोगे तभी भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि साक्षरता का अर्थ ही होता है कि कोई चीज़ों को लिख सको और या आप समझ सको, ठीक है, यानी दूसरे की भाषाओं को पढ़ सको। तो ये बातें बहुत ज़रूरी है। आप अपने आसपास भी देख सकते हो कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या की तादाद बहुत ही अधिक होगा। तो इससे पता लग जाता है कि जो है व्यक्तियों की संख्या ये हो तो हमारे समाज में बहुत ही कम है। ये तो 65% अगर आपके समक्ष दिखाया जा रहा है तो एक कई मानने में झूठी बात साबित हो सकता है। कहते हैं 1991 की जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल का साक्षरता दर प्रतिशत सबसे ऊंचा था। यहाँ 90% लोग जो थे साक्षर थे। दूसरी ओर बिहार राज्य में साक्षरता का यह प्रतिशत 38 था। अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत जो है पुरुषों में 41 और स्त्रियों में 18% ही थी। यानी देखा जाए तो काफ़ी प्रतिशत कम है और सरकार भी इसके साथ खिलवाड़ ही किया जा रहा है। विश्व के अशिक्षित लोगों का 1/3 भाग भारत में ही रहता है। कोई 19 करोड़ बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की समूह के लोग होते हैं अशिक्षित थे। इसमें 4 करोड़ यानी 25% बच्चे ने स्कूल का द्वार तक भी नहीं देखा था। लगभग 50% बच्चे भर्ती होने के बाद स्कूल छोड़ देते थे। इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति में पिछड़ापन बहुत अधिक था। इस समूह के मात्र जो है 29% बच्चे स्कूल में भर्ती होते थे। निरक्षरता के जो है कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों में मुख्य रूप से गरीबी थी, जनसंख्या का विस्तार था, चेतना का अभाव था और शिक्षा प्रसार के लागू करने में ढीला आदि था। हमारे यहाँ शिक्षा नीति को 1960 और दूसरे बाद 1986 में लागू किया गया। देखा जाए तो 1951 में इसकी क्रियाबंदिता पुण्य हुई तथा 1992 में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और 14 वर्ष के सभी बच्चों पर लागू किया गया। इस परिवर्तन के अतिरिक्त जो है अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम जो कि 1979 से 80 के आरंभ किए गए थे, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो 1944 में अमल में लाए गए थे। जब देखा गया कि कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर स्कूल से बाहर
आ गए हैं, तब 1995 में दोपहर के भोजन का कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया, जो 2001 में चालू भी किया गया। यानी दोपहर के भोजन के लालच में बच्चे जो थे स्कूल में आने लग गए। इसके लिए संविधान में जो है 93 संशोधन किया गया। यानी 93 संशोधन जो था बच्चों के लिए ही किया गया था, जिसमें मिड डे मील के रूप में किया गया था। केंद्रीय सरकार ने अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता और शासन के सहयोग से सर्व शिक्षा अभियान आरंभ किया। राष्ट्रीय जो है खुले स्कूलों की अवधारणा के तहत पढ़ाई आरंभ की गई और देश के भविष्य जो आंतरिक क्षेत्र में थे उन्हें बहुत बड़ी सहायता भी दी गई। देखिए, ये बात बहुत अच्छी बात है। सरकार ने हर तरह से जो है यह शिक्षा के प्रोत्साहन करने के लिए पुण्य प्रयास किया। लेकिन कहते हैं सरकार ने बेशक लिए प्रयास किया, लेकिन सरकार आंखें बंद करके अभी बैठी पड़ी है। अभी सरकार की ये नीति कभी नहीं हुई है कि कोई स्कूल में जाके ये देखे कि वहाँ की शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है, कैसे वहाँ जो है पढ़ाया जा रहा है। किसी बच्चे का जो है एक एग्जाम्पल लेके देखना चाहिए। इससे उनका शिक्षा का सही स्तर पता लगेगा कि वास्तविकता में जो है टीचर पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब देखोगे कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अनपढ़ के समान है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, इवन कि वो 10वीं क्लास तक भी जा चुके हैं। तो इसका क्या हम समझे और क्या जाने। कहते हैं सरकार हर तरफ से कोशिश करती है, लेकिन सरकार की जो एक्शन है उसमें बहुत ढीलापन है, जिसकी वजह से जो है आज शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही गिर गया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश का साक्षरता दर जो है काफ़ी ऊंची उठी है। मेरा विश्वास तो ये है कि आज शिक्षा का सिर्फ एक व्यवसाय के रूप में बना दिया गया है। आज सिर्फ सरकार के पास सिर्फ उनके लिए तर्क वितर्क ही करना उनको आता है। सिर्फ शिक्षा के ऊपर वो वोट बैंक ही बनाते हैं। शिक्षा के ऊपर पे देखा जाए तो वास्तविकता कदम कोई सरकार नहीं उठा रही है। दूसरी समस्या जो हमारे समक्ष आता है सामाजिक में, वो है जनसंख्या विस्फोट। कहते हैं अगर हम जो है साक्षरता दर के बाद बात करें तो जो है जनसंख्या विस्फोट सबसे उच्च है। जनसंख्या का विस्फोट यानी जनसंख्या में तेजी से विस्तार। इससे अर्थ यह निकलता है कि जनसंख्या की जो है वृद्धि चौंकाने वाली गति से हो रही है। यह खतरे की एक घंटी है। इसमें जनसंख्या का मृत्यु दर और जन्म दर में बहुत ही अंतर आ गया है। लेकिन जनसंख्या के विशेषज्ञ इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि आज जो जनसंख्या का विस्तार हुआ है वह एक संक्रमण काल का विस्तार है। यह विस्फोट मृत्यु दर में एकाएक कमी के कारण हुआ है और जन्म दर में उसी अनुपात में वृद्धि हुई है। भारत में जो है आर्थिक विकास की भविष्य इस बात पर निर्भर है कि हम जनसंख्या वृद्धि पर कितना नियंत्रण रख रहे हैं। यानी देखा जाए तो इस बात से बिल्कुल ही जो है दोतरफा बात नहीं किया जा सकता। आज भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ है तो कहीं हद तक जो है अनपढ़ता ही सबसे बड़ा कारण बना है और कहते हैं मृत्यु दर में कम होने से भी बना है और नए टेक्नोलॉजी आने से बना है। चलिए, अच्छी बात है। कहते हैं कि जनसंख्या में अगर मृत्यु दर कम जाती है तो किसी भी जनसंख्या अच्छा रहता है, लेकिन लोगों को समझदार होना भी कि जनसंख्या विस्फोट हमारे देश के लिए खतरा का विषय हो सकता है, व्यक्ति नहीं सोच पाते हैं। उसके पश्चात हमारे समग्र जनसंख्या के विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक देश में जनसंख्या का संक्रमण 3 अवस्थाओं से गुजरती है। पहली अवस्था वो होती है जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। इसका परिणाम सब जनसंख्या लगभग अस्थायी रहती है। इस भांति गाँव में जहाँ परंपरागत मापदंड होता है यानी शिक्षा की कमी है, वहाँ उच्च जन्म दर पाई भी जाती है। चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण मृत्यु दर बढ़ भी जाता है। तो ये सारे कारण जो है विशेषज्ञों का मानना है। उसके पश्चात जनसंख्या संक्रमण की दूसरी अवस्था तब आती है जब किसी भी देश में औद्योगिकरण, शिक्षा विस्तार और चिकित्सा सहायता बढ़ा दी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में कमी आ जाती है, क्योंकि समाज जो है प्राथमिक रूप से खेतिहर रहता है और शिक्षा की पहुंच केवल समाज के कुछ भागों तक ही पहुंचती है। परिवार का आकार बढ़ती नहीं है। इस समाज में जन्म दर ज्यों का त्यों बना ही रहता है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या का विस्फोट होने लगता है। हमारा देश आज इस प्रकार के संक्रमण काल से गुजर रहा है। तीसरी अवस्था में जो है जन्म दर जो है नीचे गिर जाती है और यह शिक्षा और परिवार नियंत्रण की विधियों द्वारा संभव हो पाएगी। इस तरह का संक्रमण जनसंख्या के विस्फोट को रोक देती है। कहते हैं जनसंख्या का विस्फोट आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा का विषय बना हुआ है। हमारे यहाँ जो है अनुमानित जो है 35 बच्चे हर 1 घंटे में पैदा होते हैं और इस तरह भारतीय जनसंख्या में देखा जाए तो 45,000 व्यक्ति जो है जनसंख्या में जुड़ते ही रहते हैं। इस प्रकार हमारी जनसंख्या में प्रति वर्ष जो है 16 मिलियन लोगों की वृद्धि होती है, जिन्हें हमें भोजन देना होता है। उनके लिए शिक्षा, आवास तथा नए धंधे उपलब्ध कराने पड़ते हैं। इस भांति यहाँ जनसंख्या वृद्धि का जो है 2% जो है प्रतिशत वर्ष में बढ़ते रहते हैं। कहते हैं चीन के बाद भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। सन 2001 में जनसंख्या की
प्राथमिक रिपोर्ट जो थी बाद वाले देशों की जनसंख्या का एक 102.72 करोड़ थी, यानी 102.72 करोड़ मापा गया था। और आज वर्तमान में हम देख लें तो आज जो है 132 करोड़ जनसंख्या से ऊपर हो चुकी है। इस तरह विश्व की जो है संपूर्ण जनसंख्या का 16% भारत में ही निवास करती है। लेकिन विश्व की कुल भूमि का 2.4% भारत में, यानी भूमि की संख्या देखोगे तो बहुत ही कम है। भारत की जनसंख्या 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक बढ़ी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न सामाजिक आर्थिक समस्याएं। कहते हैं जब जनसंख्या का विस्फोट होता है तब इसके परिणाम स्वरूप कई समाज आर्थिक समस्याएं देश के सामने उभर कर आती है। इन समस्याओं में सम्मिलित है आवास की कमी, भूमि की कमी, गरीबी, निरक्षरता, जो है निम्न जीवन शैली, बेरोजगारी, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, स्थानांतरण और अपराध। कहते हैं इन सब जो है चीज़ों ने अपना सर उठा लेता है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या विस्फोट होगी वैसे वैसे सभी चीज़ों जो है हमारे देश में घर कर जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दिया गया है, वहाँ पर देखो सभी लोगों के कितने भीड़ लगे हुए हैं। तो ये सारी समस्या जो है आम यहाँ पर खड़ी हो जाती है। दूसरे चित्र में अगर आप देखोगे तो राशन की दुकान पे जो है बहुत काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो ये सारे कारण जो है जनसंख्या विस्फोट के कारण ही संभव हो पाई है। बड़े परिवार में आवास की समस्या पैदा कर दिया है। परिवार में जो है बराबर विभाजन होने से खेती के लिए भूमि कम हो गई है। भूमि के कम होने से जो है गरीबी बढ़ गई है। परिणाम स्वरूप लोग स्कूलों में बच्चों को भेजने के बजाय काम के लिए भेजने लग गए हैं। परिणाम तो यही हुआ है कि परिवार के सदस्यों में जो है पोषण कुपोषण दोनों ही आ जाते हैं। कुल मिलाकर जनसंख्या विस्फोट से लोगों का जीवन यापन कष्टदायक हो जाता है। यह स्थिति खान पान की प्रतिमा को बिगाड़ देती है और जनसंख्या की तीव्रता से बढ़ने के कारण बेरोजगारी बढ़ जाती है और लोगों की जो है पगार या दिहाड़ी घट भी जाती है। इससे अपराध भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भ्रष्टाचार। कहते हैं भ्रष्टाचार भी हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। कहते हैं हमने देखा है कि भ्रष्टाचार क्या है। देखिए भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। सामान्य शब्दों में भ्रष्टाचार का आशय किसी व्यक्ति के चरित्र से होना है। कहते हैं नैतिक दृष्टि से गिरना और गैर कानूनी कार्य का करना भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं येन केन प्रकोयन धन कमाना, यानी जो है अनजान गलत तरीकों से धन कमाने को ही हम भ्रष्टाचार कहते हैं। धन कमाने के लिए ना तो अपने कर्तव्य को करना और ना ही लोगों समाज और देश के लिए अपने दायित्व को पूरा करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार वह क्रियाकलाप है जिसमें एक व्यक्ति बेईमानी और गैर कानूनी ढंग से धन लेता है और या अपने काम को करवाता है। इस तरह का पैसा बेईमानी की पैसा कहलाता है। हमारे देश में भ्रष्टाचार सर्वव्यापी है और सभी ओर देखने को मिलता है। भारत विश्व में बहुत ही बड़ा प्रजातंत्र माना जाता है, यानी भारत को विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश माना जाता है। जनसंख्या दृष्टि से इसका स्थान दूसरे स्थान पर है। अतीत काल में भारत ईमानदारी, नैतिकता और उच्च मूल्य के लिए प्रतिष्ठित होगा। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ भ्रष्टाचार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों को काफ़ी प्रभावित किया है। देखा जाए तो भारत में भ्रष्टाचार ने अपना जो है कदम को गरासा लिया है और ये भ्रष्टाचार जो है कभी ख़त्म होने के नाम नहीं ले रहा है और कई मान्य भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है। हम सब ये जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जन सेवक, राजनीतिक कर्मचारी, उद्योगपति और व्यापारियों को भ्रष्टाचार के जुर्म में जेल भेजा गया भी है। भ्रष्टाचार जैसी जो है सामाजिक बुराई पर जो है दंडात्मक सजा देने पर भी यह बीमारी दूर नहीं हुई है। लोग ईमानदारी के सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं करते हैं। लोग सामाजिक मूल्य को जो है सरलता से छोड़ देते हैं, तो उनका व्यवहार भी स्वार्थी हो जाता है। अर्थात आज भ्रष्टाचार आम जनजीवन समित हो चुका है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भ्रष्टाचार का अभिव्यक्ति। कहते हैं देश में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। भाई भतीजावाद, दहेज, बेईमानी, नैतिकता, भ्रूण हत्या आदि सामाजिक भ्रष्टाचार के दृष्टांत है, यानी सारे के सारे जो है कहते हैं भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। दफ्तरों में अपने काम करवाने के लिए अबोध पैसा देने का एक सामान्य भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कई दृष्टांत भी है। दफ्तर में काम के लिए दूसरे से धन लेना, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतने के लिए बाहुबलियों के सहायता लेना, मतदान केंद्रों को लूटना, अपराधियों को चुनाव के लिए टिकट देना, सरकार बनाने या तोड़ने के लिए विधायकों को धन देना, सारे भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आता है और इस तरह का भ्रष्टाचार राजनीतिक भ्रष्टाचार कहलाता है।
दोस्तों कितना भी किया जाए, कहते हैं ना, जो कहते हैं जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं उसी में काफ़ी भ्रष्टाचार मिलता है। कहते हैं भ्रष्टाचार आम इंसानों में नहीं होता है। आज जो भ्रष्टाचार है बड़े बड़े नेताओं में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, क्योंकि कहते हैं सबसे अधिक लालच तो उन्हीं के अंदर होता है। उनको कुर्सी की लालच होती है, उनको अपने कुर्सी बचाने की लालच होती है, इसलिए वो हर तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, फिर भी जो है भारत के जो है विधाता कहलाते हैं। कुछ अधिकारी तंत्र में भ्रष्टाचार होता है, सरकार की सप्लाई करके धन लेना, स्थानांतरण हेतु धन लेना, या सब अधिकारी तंत्र के प्रशासन का भ्रष्टाचार के स्वरूप में देख सकते हो। अगर आपने कहीं पर भी पर प्रवेश लेने के लिए धन देना ही, मुफ्त डिग्री लेना, परीक्षा प्रश्न पत्रों को लीक कराना, इस तरह के कई अपराध हैं जो भ्रष्टाचार में आते हैं। विकास के कार्यों में भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। देखा जाए तो भ्रष्टाचार के दृष्टांत एक नहीं अनेक है। राष्ट्र के एक क्षेत्र में नहीं अनेक क्षेत्रों में है, जैसे कालाबाजारी, तस्करी, मुनाफाखोरी, खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि। हरि कथानंत कुल मिलाकर प्रशासन, विकास और वर्जनी सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का कोई ना कोई जो है स्वरूप हमें अवश्य ही मिलेगा। तो कहते हैं भ्रष्टाचार आज इतना पैर पसार लिया है कि हर क्षेत्र में आपको भ्रष्टाचार ही दिखेंगे। लेकिन मेरा एक विश्वास है कि आम इंसानों में भ्रष्टाचार बिल्कुल ही नहीं है। भ्रष्टाचार तो उन कहते सरकारी नौकरी पे विद्वान लोगों के अंदर है, जो कोई भी कार्य करवाने जाओ तो वो पहले जो है नोट मांगते हैं, तभी आगे कार्य करते हैं। इसका मतलब यही होता है कि लोगों के पास विकल्प ही वही होता है। मान लीजिए अगर आपको कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए सरकार ने एक ही जगह निर्धारित किया है। अगर वो व्यक्ति वहाँ पर पैसा मांगता है तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि जन्म पत्र बनवाने के लिए कोई और विभाग ही नहीं है। और उस विभाग में कौन कर्मचारी होंगे? जो सरकारी पद पे बैठे हुए होंगे, जो सरकार के नौकर होंगे। अब वो लोग अगर मांग रहे हैं पैसा, तो मजबूरन जो है आम गरीबों को देना ही पड़ता है। तो आप बताइए कि भ्रष्टाचारी कौन है? आम व्यक्ति हुआ है कि वो व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी पे बैठा हुआ है? तो सरकारी नौकरी पे कौन व्यक्ति बैठता है? सरकार का ही मुलाजिम बैठता है। तो इसका मतलब है कि सरकारी भ्रष्टाचारी होता है, क्योंकि आपको पता है सरकारी नौकरी पे बैठने वाला हर व्यक्ति सरकार का ही एक सदस्य के रूप में होता है। अगर सदस्य अगर भ्रष्टाचारी है तो सरकार भी भ्रष्टाचारी ही होगी, क्योंकि सरकार को भ्रष्टाचार रोकने का परम अधिकार दिया गया है और कानून और रूल रेगुलेशन लागू करना सरकार के अंतर्गत आता है। तो यही बात बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं ये भी बात मैं जानता हूँ कि जितना भ्रष्टाचारी वो नहीं होते, उतना भ्रष्टाचारी पैसे देने वाला होता है। लेकिन क्या करें, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको करवाया बिना हमारा आगे कार्य नहीं होता है, तो मजबूरन हमें देना ही पड़ता है। सरकार बहुत तरह की बातें करते हैं, आप फ़ोन करो, आप रिकॉर्डिंग कर लो। अरे भाई, आप तो पहले अपराधी को समझा चुके हो कि आप किसी को जो है किसी भी जो है ऑफिस में मोबाइल लेने के लिए वर्जित कर दो, तब पैसा खुलेआम मांग सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसे करके क्या आप अपराधियों को सशक्त नहीं कर रहे हैं? आप अपराधी और बढ़ा रहे हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भ्रष्टाचार के कारण। कहते हैं समाज में भ्रष्टाचार के पीछे कई कारण हैं, मूल कारण धन ही होता है। व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए धन चाहता है, इसलिए वह भ्रष्टाचार को अपने जीवन में लाता है। उसे पैसा कई कामों के लिए चाहिए, वह अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करना चाहता है। उसे दहेज की बड़ी रकम देना होता है, उसे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा पर संस्थाओं में रखना होता है, उसे अपना घर 5 सितारों की तरह बनाना होता है, उसे चुनाव लड़ना होता है, उसे ऐसे वस्त्रों को पहनना होता है जो उसे समाज में उच्च स्थान प्रदान करे। कहते हैं अपनी आवश्यकताओं के कारण ही समाज में जो है भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या जो है पॉवर्टी यानी गरीबी। कहते हैं गरीबी भी बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी एक सार्वभौमिक समस्या है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आय कम होती है, जिस कारण वो अपने परिवार के सदस्यों का जो है भरण पोषण करने अथवा आवास की व्यवस्था करने में कठिनाई महसूस करता है। जिन लोगों की आय जो है पर्याप्त नहीं होते हैं वो गरीब कहलाते हैं, यानी जिनका पूरा पर्याप्त जो है आय नहीं हो पाता है वो गरीब कहलाते हैं। उनके पास जो है धन की बहुत ही अभाव होता है। गरीबी एक ऐसी अयोग्यता है जिसमें एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के लिए 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पाता है। हमारे देश की जो है जनसंख्या का बहुत बड़े भाग की जो है आय अपर्याप्त है, इसलिए उन्हें गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में रूप में जाना जाता है। जैसे आप जानते ही जो है नगरीय गरीब ग्रामीण लोगों के द्वारा शहरी क्षेत्र में कार्य तथा दिहाड़ी के लिए आने का परिणाम ही है। ये लोग गंदी बस्तियों में अस्वास्थ्यपरक स्थिति में रहते हैं।
नगरीय गरीबों का एक कारण लोगों में बहुत अधिक बेरोजगारी की समस्या भी है। कहते हैं ये बेरोजगारी क्यों आती है, ये गरीबी रेखा क्यों आती है। देखा जाए तो ये कहीं मानने में भ्रष्टाचार का ही एक रूप होता है। कहते हैं आए दिन सरकार बदलती रहती है, आए दिन सरकार वादा करती रहती है। तो इसका कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों से भी है जो कि पढ़ाई में अच्छा ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि आपको पता ही है कि हमें सिर्फ कक्षा पास कर लेने से हमारा जो है वास्तविक जो है विकास नहीं होता है। शिक्षा का स्तर नीचे होने के कारण क्या होगा, आपको सही ज्ञान नहीं होगा, सही आप समझ नहीं पाओगे, और आप जो कहते हो कि अपने आप को शिक्षित कहोगे, आप शिक्षित कभी हो नहीं पाओगे। तो ये सब कारण भी जो है गरीबियों का कारण बन जाता है। कहते हैं मानवीय कारकों के आधार पर गरीबी को केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं देखा जा सकता है, इसे वंचितता के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। इस भांति मनुष्य की गरीबों को मानव जीवन के 3 तत्वों के आधार पर देखा जाना चाहिए: लंबा जीवन, गरीबी और जीवन का उच्च स्तर। अंततः गरीब वह है जिसमें जीवन असहनीय हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है गरीबी के कारण। देखिए गरीबी के मुख्य कारण कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे समक्ष यही आता है कि सामाजिक वर्ग। हमारे भारत में अनुसूचित जाति या निम्न स्थिति में है, उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, इस कारण वह पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब होते चले जा रहे हैं। इन लोगों के समाजी रीति रिवाज परंपराओं पर बहुत अधिक खर्च किया जाता है। लोग दहेज देने के लिए अपनी जमीन आदि को बेच देते हैं। तो कहा जाए तो कहीं हद तक भ्रष्टाचार ही जो है इस गरीबी का कारण बनता है। जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है कि लोग दहेज देने के लिए अपनी ज़मीन तक भी बेच देते हैं। तो ये रीति रिवाज जो हमारी समाज में घर कर चुकी है, इससे भी बड़ा जो है विडंबना खड़ी कर दी है। दूसरा कारण माना गया है आर्थिक कारण। कहते हैं कृषि भूमि का गैर बराबर वितरण, यानी बेरोजगारी, निम्न पगार और ऋणग्रस्तता गरीबों की सबसे बड़ी कारण बन गई है। हमारे समाज में कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास भूमि नहीं है या वे लगभग भूमिहीन ही माने जाते हैं। वो काम या पगार के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। वो वर्ष भर खाली हाथ रहते हैं। उनमें गरीबी ऐसे है कि वो कभी भी छोटी पगार के लिए खींचातानी नहीं कर सकते हैं। उन्हें ब्याज पर उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। यदि वह ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं होते हैं तो उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाना पड़ता है और काम करवाया जाता है। ऐसी स्थिति में उनकी दिन दहाड़ी नामात्र की होती है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे देश में गरीबी कहते हैं बहुत ही बढ़ चुकी है, और इसका कहीं न कहीं कारण जो है शिक्षा का स्तर ही माना जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको अगर बेवकूफ़ बना रहा है तो अधिक ब्याज ले रहा है, तो इसका मतलब है कि आप शिक्षित नहीं हो, आपको ब्याज के विषय में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राजनीतिक कारण। कहते सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए अनुसूचित नीतियों का भी अपनाया है। सरकार की तरफ से हर एक कदम उठाई गई है। कहते हैं रूल रेगुलेशन में आपको कमी नहीं दिखेगी। सरकार ने इतने रूल रेगुलेशन बनाए हैं कि आप रूल रेगुलेशन को देख के ही आपकी जो है होश खड़ा हो सकती है। कहते हैं इतने रेगुलेशन होने के बावजूद भी हमारे देश में हर तरह के कार्य हो रही है। अब हमने विदेशों के लिए अपना बाजार खोल दिया है। अब हमें उत्पादन की विदेशी उत्पादन के साथ भी जोड़ना पड़ता है। कृषकों और जंगल निवासियों के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त बाजार नहीं है, और न ही कृषि उत्पादन के लिए पढ़े लिखे लोगों के लिए हमारे यहाँ धंधे की कमी है। यहाँ स्थिति यह है कि नौजवानों को शहर में काम करने के लिए स्थानांतरण करना पड़ता है। यह स्थानांतरण वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कस्बों और शहरों में गंदी बस्तियां बढ़ती ही चली जा रही है। इन बस्तियों में लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जिसका परिणाम स्वरूप गरीबी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है धार्मिक कारण। कहते हैं हमारे देश में धार्मिक जो है विश्वास और व्यवहार गरीबों में वृद्धि करते हैं। कर्मकांड और धार्मिक रीति रिवाजों को करने से लोग अपना जो है अपना रहे हैं और खर्च दिन दहाड़े कर रहे हैं, यानी इनका खर्च जो है बेफिजूल होती है। इन कामों के लिए वह साहूकारों से कर्ज ले लेते हैं। जब वह कर्ज नहीं चुका पाते हैं तब उन्हें अपनी ज़मीन को जो है गिरवी रखना पड़ जाता है। कभी कभी जेवर जैसी अन्य संपत्ति भी बेचना पड़ जाता है। वे लोग जिनके पास गिरवी रखने के लिए कोई वस्तु नहीं होती है तब वो बंधुआ मजदूर बन के रह जाते हैं। यह सब उनके कारण ही पड़ता है कि किसी भी तरह उन्हें सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज निभाने ही पड़ते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है प्राकृतिक कारण। कहते हैं हमारे देश में गरीबी के कुछ प्राकृतिक कारण भी है। तूफान, सूखा, भूकंप आदि ऐसी आपदाएं हैं जो लोगों की गरीबी बनाते रखती है।
कभी कभी जो है प्राकृतिक कारणों से भी लोगों की आय बहुत थोड़ी हो जाती है। ये प्राकृतिक कारण ऐसे होते हैं जो लोगों को जो है बेतहाश कर देते हैं कि वो न तो भोजन का जुगाड़ कर पाते हैं और न ही कपड़े पहन सकते हैं। आपने कोरोना वायरस में देखा ही होगा कि बहुत से लोगों की जो है हालत बेहद से बेहतर बन गई थी, जहां पर वो अपना जीवन को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए भी सक्षम नहीं थे, और कहते हैं न जाने कितने किलोमीटर जो है वो पैदल भी चल के अपने गांव तक पहुंचे, और उनका ये विश्वास था कि गांव में अगर पहुंच गए तो हम शायद जीवित भी रह जाए। अब कहते हैं इतना बड़ा शहर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाया था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भौतिक कारण। कहते हैं देश में गरीबी का कारण भौतिक भी हो सकती है। कई लोग शारीरिक यातनाओं से दुर्बल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बीमारी, विकलांगता, दुर्घटना, आत्महत्या, मानसिक रोग, शराबखोरी आदि से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सारे भौतिक कारण के अंतर्गत आता है। उसके बाद है निरक्षरता। कहते हैं जो है अनपढ़ता सबसे बड़ी कारण बनती है। हमारे यहाँ निरक्षरता भी गरीबी के उत्तरदायित्व है। निरक्षरता के कारण लोग गरीब के चक्कर में आ जाते हैं, और इसी कारण ही लोग पूजा पाठ, कर्म कांड, डॉक्टर आदि के चक्कर में आकर गरीब होते चले जाते हैं। कहते हैं पूजा पाठ, कर्म कांड और डॉक्टर के चक्कर में आज न जाने कितने अमीर व्यक्ति गरीबी के रेखा से नीचे चले गए हैं। उसके पश्चात जनसंख्या विस्फोट। कहते हैं जनसंख्या विस्फोट जो है पितृवंशी जो है संपत्ति के बंटवारे के कारण भी हुआ है। इस संपत्ति का जब बंटवारा होता है तब इस भूमिहीनता, बेरोजगारी और गरीबी आ जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था खत्म हो जाता है। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जिसमें हम हर समस्या के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जाना। देखिए कहीं मानने में अगर हमने पूरा पढ़ा है और उसमें हमने जाना है कि सबसे बड़ा जो है यहाँ पर समस्या खड़ी हुई है वो अनपढ़ता ही है। सरकार ने बेशक बहुत रूल रेगुलेशन बनाए हैं, लेकिन वो सारे के सारे धरा के धरा रह गया है। आज व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा होने के पश्चात भी उसको ज्ञान की सही मार्गदर्शन नहीं होता है। आज हमारे पास डिजिटलाइज की दुनिया है, हर जगह देखोगे डिजिटल ही डिजिटल मिलेगा, लेकिन फिर भी जो ज्ञान आपको चाहिए वो ज्ञान अभी अधूरा है। इसके वजह से आप जो होते हो नहीं कुछ कर पाते हो और बेरोजगारी के शिकार बन जाते हो, गरीबी से नीचे चले जाते हो। दोस्तों पढ़े लिखे होने का मतलब ये होता है कि आप समझदार बनो। कोई भी देखिए जैसे ही आपको पढ़ाई खत्म हो जाता है, अब बेशक सरकारी जॉब के लिए सदैव प्रयत्न कीजिए, लेकिन घर पे बेल्ला न बैठिए। कोई ना कोई काम धंधा आप कीजिए जिससे आपका जीवन जो है सुचारू रूप से चल सके और आप किसी दूसरे व्यक्ति पे आश्रित न हो सके। ठीक है। देखिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब करना आपके हित में रहेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन जो है मेरी वीडियो को मिलता रहेगा। दोस्तों दूसरा कर्तव्य आपका ये भी है कि जितना हो सके इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है आपने लगाना है, जिससे ये वीडियो जो है दूसरे बच्चों को भी प्राप्त हो जाए और दूसरे बच्चे भी इन सारी समस्याओं से अवगत हो जाए। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, आपने जितना होना है कोशिश करना है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने के लिए क्या करना है, यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है
पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।